गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे लेसन 10 कर रहे हैं हम, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। आज इस चैप्टर का हम लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3 करने जा रहे हैं। और आज हम इस पार्ट में पहाड़ियों के लिए एक नए खतरे संथालों के बारे में जो है देखेंगे। बेटे मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि पहाड़ी लोग कौन थे। मैंने आपको बताया था कि ये राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे और जो थे इमली के पेड़ों के नीचे रहते थे, आम के पेड़ों के नीचे रेस्ट किया करते थे। ये काठ कोयला कलेक्ट करते थे, जो वहाँ पर जो महुआ के फूल कलेक्ट करते थे, गोंद कलेक्ट करते थे और झूम कृषि किया करते थे, यानी बदल बदल कर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ये लोग किया करते थे। और ये कृषि करने के लिए जो था वो कुदाल का प्रयोग यानी हो का इस्तेमाल करते थे। तो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से ये अपनी लाइफ जो थे वो लीड कर रहे थे। लेकिन जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो चाहते थे कि ये लोग एक ही जगह पर रहकर सेटल्ड एग्रीकल्चर यानी स्थायी कृषि करें। स्थायी कृषि होती है जो एक ही स्थान पर रहकर की जाती है। तो क्यों वो चाहते थे? वो इसलिए चाहते थे ताकि ये एक ही जगह पर जब रहेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, तो वो उनको लैंड रेवेन्यू भी पे करेंगे। तो मतलब अंग्रेज़ तो अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे थे और साथ ही अंग्रेज़ ये भी चाहते थे कि यहाँ जंगल कट जाए और वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर लैंड निकल आए, तो जिसके कारण उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू मिले। तो उन्होंने ना इन पहाड़ियों को जो था ये ऑफ़र दिया कि तुम जंगलों को साफ़ करो और यहाँ सेटल्ड एग्रीकल्चर करो। लेकिन पहाड़ी लोग जो थे वो नहीं माने। तो ब्रिटिशर्स ने उनको जो था उनके साथ काफ़ी मतलब उनको मारा पीटा, उनको जो था उनका शिकार किया। लेकिन वो जब भी नहीं माने तो उन्होंने इनके साथ जो थी शांति की पॉलिसी भी अडॉप्ट करने की कोशिश की, द पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन ये भी अडॉप्ट की, लेकिन फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। तो हाँ, ये था कि पहाड़ीज़ जो थे वो अब तंग आ चुके थे ब्रिटिशर्स से, तो वो ब्रिटिशर्स के प्रति हॉस्टाइल की यानी शक की नज़र से देखते थे। जब भी कोई इन पहाड़ों में अंग्रेज़ आता था, जैसे एक बार बुचानन आया था, तो उसे वो हॉस्टाइल नज़र से यानी अविश्वास की दृष्टि से देख रहे थे। ठीक है? तो ये अंग्रेज़ तो उनके लिए खतरा थे ही। अब जो था इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि इनके लिए एक और नया खतरा आ गया था। अब ये नया खतरा क्या था? ये नया खतरा था संथाल। संथाल अब कौन थे? अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझोगे। संथाल लोग जो थे यहाँ पर पहाड़ों को, जंगलों को साफ करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, ज़मीन को जोतते हुए चावल और कपास उगाते थे, हल का प्रयोग करते थे और ये बड़ी तेज़ी से इन राजमहल की पहाड़ियों में जो थे एंटर कर रहे थे। और इन्होंने संथालों ने जो थे राजमहल की जो लोअर हिल्स थी वहाँ पर इन्होंने अपना कब्ज़ा भी कर लिया था। इसलिए पहाड़ी लोगों को जो था राजमहल की पहाड़ियों में और भीतर जाना पड़ा। ठीक है, पहाड़िया लोग जो थे वो झूम खेती करते थे यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे और कुदाल का प्रयोग यानी हो का यूज़ करते थे। और जो थे इसलिए कुदाल को जो है पहाड़ी जीवन का सिंबल माना जाता है। और जो प्लो था यानी जो हल था वो संथालों का प्रतीक माना जाता है। इसलिए ना बेटे हम यहाँ पर संथालों और पहाड़ियों की जो ये लड़ाई हो रही थी इसको हम हो एंड प्लो की लड़ाई भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में कि हो और प्लो की लड़ाई क्या थी। ठीक है, अब हम जो है देखते हैं कि ये संथाल कौन थे। अब हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो क्या था कि गुजरिया पहाड़ जो कि राजमहल की पहाड़ियों का ही एक पार्ट था, यहाँ संथाल लोग 1800 में आए थे। उन्होंने यहाँ पर जंगलों को काटकर खेती क्षेत्र को बढ़ाया था। तो 1810 में जब बुकानन इस इलाके में आया, ठीक है, तो उसने आसपास की ज़मीन की खेती देखी जिसकी अभी अभी जुताई की गई थी।
बुचानन पहले पहाड़ियों के टाइम में आया था, अब संथालों के टाइम में भी आया था। बुचानन कौन था, इसके बारे में हम जो है इस वीडियो के एंड में देखेंगे। फिलहाल अभी हम संथालों के बारे में देख रहे हैं। तो ये जो था यहाँ पर गुजरिया गांव में आया, जो कि राजमहल की पहाड़ियों का एक हिस्सा है। इसने देखा कि उस पूरे एरिया की अभी अभी जुताई की गई थी। उस भूदृश्य को देखकर बुकानन हैरान रह गया। ठीक है, अब वो क्यों हैरान रहा? उसने देखा कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से इस क्षेत्र की काया ही पलट गई। क्योंकि पहले जब वो आया था यहाँ पर रॉक्स थी, पहाड़ मतलब जंगल थे। अब उसने देखा कि यहाँ पर जो है ज़मीन अच्छे से जोती गई है। अब वो क्या कहता है, मैंने यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी के ही वर्ड्स लिए हैं। वो क्या कह रहा है, गुजरिया में अभी अभी जुताई की गई है, जिससे पता चलता है कि कितना शानदार इलाके में इसे बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि विश्व के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। देखो, ये वर्डिंग्स 1 मार्क में आ सकती है कि ये वर्डिंग्स किसकी है। इसके बाद वो क्या कहता है, वो कहता है कि यहाँ की ज़मीन चट्टानी है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। यानी यहाँ की लैंड जो है रॉकी है, लेकिन फिर भी बहुत फर्टाइल है। क्यों? उसने यहाँ पर बढ़िया टाइप की जो थी तंबाकू, टबैको और सरसों यानी मस्टर्ड कहीं नहीं देखी थी। यानी वो उस एरिया में जो था टबैको और मस्टर्ड की जो थी वो एग्रीकल्चर की जा रही थी, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। बुकानन ने जब पूछा कि इसे किसने किया, तो उसे पता चला कि इसे संथाल लोगों ने इस एरिया को कृषि योग्य बनाया है। अब संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे आए? संथाल ना एक ट्राइबल थी, यानी एक जनजाति थी। ये लोग जो थे खाना बदोश जीवन जो थे वो लीड करते थे। जस्ट लाइक जैसे बिहार यूपी से मज़दूर आते हैं ना पंजाब हरियाणा में एग्रीकल्चर करने, तो ऐसे ही ये संथाल भी एक जाति थी। तो ये 1780 के डिकेड में, यानी 1780 से 90 के बीच में ये बंगाल आने लगे थे। क्यों आने लगे थे? क्योंकि जमींदार लोग जो थे वो यहाँ पर नई भूमि तैयार कर रहे थे और खेती को एग्रीकल्चर को एक्सपेंड कर रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने इन संथालों को जो था किराए पे रखा था। ठीक है। ब्रिटिश अधिकारियों ने इनको काम करते हुए देखा था। ये लोग बहुत ही आदर्श बाशिंदे थे, आइडल वर्कर्स थे, बहुत अच्छे से मेहनती थे, काम करते थे। तो ब्रिटिश अधिकारियों की नज़र इनके ऊपर पड़ी। तो इन्होंने जो था ब्रिटिश ऑफिसर्स ने संथालों के लीडर से बातचीत की और उन्हें ये ऑफ़र दिया कि वो राजमहल की पहाड़ियों में बस जाएं। क्योंकि अंग्रेज़ों ने पहाड़ी लोगों को मनाने की बहुत कोशिश की थी, उनको काफ़ी इनकरेज किया था सेटल्ड एग्रीकल्चर यानी स्थायी कृषि करने के लिए, लेकिन पहाड़ी नहीं माने थे। तो अब उन्होंने संथालों को जो था ये ऑफ़र किया कि तुम यहाँ राजमहल की पहाड़ियों में आकर बस जाओ। संथालों ने जो था उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि संथाल तो भटक रहे थे, उनको था कि कोई उनको ज़मीनें दे। तो उन्होंने जो था उनका ऑफ़र फटाफट एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। कहाँ पहाड़ी लोग जो थे वो जंगल काटने पर हिचकिचाते थे और हल को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे। और ठीक है, और दूसरी ओर जो संथाल थे वो आदर्श बाशिंदे थे, यानी बड़े अच्छे वर्कर्स थे। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स की ये बात जल्दी से मान ली कि ठीक है, हम जंगलों का सफाया भी करेंगे और यहाँ पर लैंड को जो है फर्टाइल भी बनाएंगे और यहाँ पर हम एग्रीकल्चर करेंगे और प्लो का यूज़ करेंगे। तो उन्होंने जो था उनको एक्सेप्ट कर लिया उनका ऑफ़र, और वो यहाँ पर बड़ी ताकत से जो थे प्लॉइंग करने लगे। ठीक है। अब क्या हुआ कि संथालों को ज़मीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 में उनको यहाँ पर ज़मीन दे दी गई, और ज़मीन का नाम क्या था? उसका नाम था दामिन ए कोहो। ठीक है, ये आपको 1 मार्क में आ सकता है कि दामिन ए कोहो क्या था। तो आप बोलोगे कि ब्रिटिशर्स ने संथालों को राजमहल की पहाड़ियों में ज़मीन दी थी, जिसे दामिन ए कोहो कहते थे।
और इसे संथालों की भूमि जो थी वो घोषित कर दी गई थी और इसको जो था सीमांकित कर दिया गया था। सीमांकित का मतलब इसकी जो थी सभी मतलब आसपास खंबे लगा दिए गए थे, ठीक है। और पिलर्स लगा दिए गए थे और उनको संथालों को ये कह दिया गया था कि तुम्हें जो है एक कंडीशन रखी गई थी। वो कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि तुम्हें इस लैंड के कम से कम 10वें भाग को साफ करना है और 10 वर्ष के भीतर भीतर, यानी वो सारा रॉकी एरिया था, जंगल थे वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि 10 साल तो हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम 10 साल के अंदर अंदर इस लैंड का 10th पोर्शन जो है कृषि योग्य बना दो, ठीक है। और फिर हम इसके बाद जो है तुम्हारे से लैंड रेवेन्यू लेंगे। तो उस पूरे क्षेत्र का सर्वे किया गया, नक्शा तैयार किया गया और क्षेत्र के चारों ओर जो थे वो पिलर्स, वो जो दामिनी कोह लैंड थी ना उसके चारों ओर पिलर्स लगा दिए गए। उसकी जो थी फ्रंटियर्स बना दी गई, उसकी सीमाएं, उसकी जो बॉर्डर था वो फिक्स कर दिया गया, ठीक है। अब दामिनी कोहो के जब से ये उनको लैंड दी थी, इसके बाद संथालों की बस्तियां जो थी वो बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी, ठीक है। संथालों के गांवों की संख्या 1832 में 40 थी। इसको ध्यान से सुन लो, ये 1 मार्क में आ सकता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि 1832 में उनके विलेजेस की कितनी संख्या थी। तो 40 उनकी जो थे नंबर्स थे और 1851 में ये बढ़कर 1473 हो गए। देखो कहाँ पर 1832 में ओनली 40s थे और 1851 में जो था, यानी कि आलमोस्ट 19 ईयर्स में 1473 यानी 1473 हो गई। और इनकी पॉपुलेशन कहाँ 1832 में 3000 थी, अब 82,000 जो थी उनकी पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद जो था खेती का विस्तार हुआ और कंपनी की जो तिजोरियां थी उसमें जो रेवेन्यू था, यानी कंपनी की जो इनकम हो रही थी उसमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहाड़ी लोगों की लाइफ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। नेचुरली अब संथाल उनके जो थे पहाड़ों में आकर बस गए थे और वो काफ़ी ब्रेव भी थे और काफ़ी हार्ड वर्कर भी थे। तो पहाड़ी लोगों की लाइफ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। तो पहाड़ी लोग जो थे मजबूर होकर और ऊंची पहाड़ियों में चले गए। देखो हम जैसे जैसे पहाड़ों के ऊपर जाते जाएंगे, लैंड जो है और ज़्यादा रॉकी होती जाएगी, चट्टानी होती जाएगी, जंगल जो है वो कम होते जाएंगे और लैंड बैरन निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो वही बेचारों के साथ हुआ, उनको और ऊपर जाना पड़ा। वहाँ उनको फर्टाइल लैंड मिल नहीं रही थी, झूम कृषि वो कर नहीं पा रहे थे। और इवन जो वहाँ पर हंटर्स थे, यानी जो शिकारी थे, उनको भी जो थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे पहाड़ों में जाएंगे जंगल कम होते जाते हैं, एनिमल्स भी नहीं आते हैं। तो जिसके कारण हंटर्स को भी जो थी प्रॉब्लम आ रही थी। और इसके ऑपोजिट जो संथालों की लाइफ थी वो बहुत ही अच्छी हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो पहले खाना बदोश ज़िंदगी लीड कर रहे थे, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे काम की तलाश में। अब जो थे उनको 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 अपनी ज़मीन मिल गई थी, तो जिसके कारण वो स्थायी कृषि यानी सेटल्ड एग्रीकल्चर जो थे वो करने लग गए थे। कई तरह की जो थी वो कमर्शियल क्रॉप्स भी जो थे वो ग्रो करने लग गए थे। इवन जो ट्रेडर्स थे और मनी लैंडर्स थे, उनके साथ वो लेन देन भी करने लगे थे। परंतु परंतु उन्हें जल्दी ही यह एहसास हुआ कि जिस भूमि पर वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो तो उनके हाथ से निकलती जा रही है। क्यों? एक तो ब्रिटिश सरकार ने उसके ऊपर हैवी जो था लैंड रेवेन्यू टैक्स लगा दिया, ठीक है। पहले तो गवर्नमेंट ने जो था टैक्स लगाने की बात नहीं की और अब उसके ऊपर हैवी टैक्स लगा दिया। और जो मनी लेंडर्स थे वो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऊंची दर पर जो थे उनको पैसा उधार दे रहे थे। और जब कोई संथाल जो था वो लोन नहीं चुका पाता था तो उसकी ज़मीन को जो था ऑक्यूपाई कर लेते थे, उस पर कब्ज़ा कर लेते थे। तो जमींदार लोग जो थे दामिनी कोहो पर भी अपना नियंत्रण कर रहे थे। तो 1850 के दशक यानी 1850 से 60 के टाइम में
अब संथाल लोग यह फील करने लग गए थे कि उन्होंने अपने लिए जिस आइडल वर्ल्ड के निर्माण का सपना देखा था वो तो उनके हाथ से निकलता जा रहा है। ठीक है, तो उनको जो था बहुत गुस्सा आया, और जिसके कारण उन्होंने जमींदार्स और मनी लैंडर्स और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो था रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, तो ये रिवोल्ट 1855 के में हुआ था, और इस रिवोल्ट में ये रिवोल्ट बहुत ज़बरदस्त रिवोल्ट हुआ था। संथालों ने जो था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो थी उनके ऊपर वॉर किया, और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने संथालों को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। ठीक है, तो देखो कितनी हैरानी की बात है ना कि अंग्रेज़ उन्हीं को जो थे वो खुद ही उन्हें यहाँ पर सेटल होने के लिए ऑफ़र किया था, और खुद ही अब उनको मार रहे थे, उनके गाँव को, विलेजेस को जला रहे थे। तो इससे रिलेटेड बेटे आपकी बुक में बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो बनी हुई हैं, पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। जब भी इस तरीके की पिक्चर्स आए एग्ज़ाम आइडेंटिफिकेशन के लिए आए तो आप बता सकते हो। ये मैं आपको पिक्चर्स दिखा ही देती हूँ, ये मैंने आपकी वीडियो में सेव की थी। ये देखो, ये संथाल्स हैं। ठीक है, ये जो है किस तरीके से ये जो है फ़ाइट कर रहे हैं। संथाल ब्रिटिशर्स को मार रहे हैं, ब्रिटिशर्स संथालों को मार रहे हैं। ये देखो, ये घोड़ों पर बैठकर चाबुक से मारते हुए, ठीक है, और इनको संथालों को मार रहे हैं, और संथाल भी जो है उनका पूरा मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है, ये संथाल्स हैं। ठीक है, और ये जो है बुचानन है, जिसके बारे में हम लास्ट पोर्शन में पढ़ेंगे, जो कि गुजरिया गांव में आया था, जिसने कहा था ना कि मैंने इतनी अच्छी टबैको और मस्टर्ड कहीं नहीं देखी, इस ज़मीन को इतना अच्छा उपजाऊ बनाया हुआ है। तब उसे पता चला था कि जो है यहाँ के लोगों संथालों ने ऐसा किया है। ठीक है, और ये देखो, ये गुजरिया गांव है, राजमहल की पहाड़ियों में बसा एक विलेज है। ये राजमहल की पहाड़ी है। ठीक है, वहाँ पर बसा हुआ एक गांव है। ठीक है, आ गया समझ? तो अब हम जो है आगे चलते हैं, हम अपनी वीडियो को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि फिर जब ये रिवोल्ट हुआ 1855 में, तो ब्रिटिशर्स ने जो था इस रिवोल्ट को दबाने के लिए संथालों से बातचीत की, और उनको जो था एक परगना का निर्माण कर दिया, जिसे हम संथाल परगना कहते हैं। और ये कोई 5500 वर्ग मील में जो था ये फैला हुआ था, और भागलपुर और बीरभूम जो डिस्ट्रिक्ट्स थी वहाँ से ये लिया गया था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना कि ब्रिटिशर्स ने संथालों के लिए क्या किया था 1855 के रिवोल्ट के बाद। तो उनको शांत करने के लिए उन्होंने संथालों का एक अलग से परगना बना दिया था, और ये कितने स्क्वायर मील में फैला हुआ था, तो ये 5500 में फैला हुआ था। कौन कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट से ये लिया गया था? दैट इज़ भागलपुर और बीरभूम। ठीक है, तो और कॉलोनियल जो ये स्टेट थी, यानी ब्रिटिशर्स को ये पूरी उम्मीद थी कि संथालों के लिए हमने जो ये नया परगना बनाया वो उससे काफ़ी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, और यहाँ पर उन्होंने अपने रूल्स जो थे वो इम्प्लीमेंट कर दिए। ठीक है, अब हम इस लेसन का लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज़ बुकानन या बुचानन का डिस्क्रिप्शन। अब ये बुकानन कौन था? बुकानन, देखो इसके हमें जो है ये एक यूरोपियन था। इसके हमें काफ़ी जो है कई डिस्क्रिप्शंस मिले हैं, लेकिन उसके ये डिस्क्रिप्शंस जो हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, और उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? अंग्रेज़ों का पॉइंट ऑफ व्यू था। तो इसलिए हम इसको ना रियल नहीं मानते हैं, क्योंकि उसने यहाँ के इनहेबिटेंट्स यानी निवासियों के लिए नहीं लिखा था, उसने ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉय था, और वह उसे ना मतलब ट्रेवलिंग का बहुत शौक़ था, तो वो ट्रेवल्स करता था। अब देखो, ट्रेवल्स भी दो तरीके की होती हैं। एक होती है कि हम शौक़ के लिए करते हैं, न्यू न्यू लैंड्स को जो है वो डिस्कवर करते हैं, लेकिन उसको जो वो ट्रैवलिंग था उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू से था।
वो ट्रैवलिंग करता था अपनी जॉब की खातिर। क्यों? क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो था वो ऑब्ज़र्वर था। वो जब कहीं जाता था तो उसके साथ जो थे नक्शा नवीस यानी जो नक्शे बनाते हैं, सर्वेयर्स जाते थे, पालकी उठाने वाले जाते थे, आर्मी पर्सन यानी सेना के सैनिक जाते थे और वो घोड़ों पे, हाथियों पे बैठ के जाते थे। यानी वो अपनी पूरी की पूरी एक बटालियन लेकर चलता था। ठीक है, और उसकी यात्राओं का खर्चा जो था वो कौन उठाती थी? कंपनी उठाती थी, क्योंकि उस टाइम यात्रा करना तो बहुत महंगा था और वो इतने सारे लोगों को जा रहा है, लेकर जा रहा है, तो नेचुरली खर्चा तो बहुत आता था और कंपनी उसका पूरा खर्चा उठाती थी। और क्यों कंपनी उसका खर्चा उठाती थी और उसे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा ऑब्ज़र्वर था, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुकी थी, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को जो था वो यूज़ करना था। तो इसलिए उन्होंने, और वो एक बहुत अच्छा ऑब्ज़र्वर था, इसलिए उन्होंने जो था उसको इनवाइट किया था कि तुम इंडिया घूमो, देखो कहाँ पर क्या चीज़ जो है हमें मिल सकती है जिसको हम एक्सप्लॉइट करें, यानी अपने फ़ायदे के लिए हम यूज़ करें। तो उसे साफ साफ हिदायत दी गई थी कि उसे क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब कंपनी ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया तो अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज की खोज में जुट गई। ठीक है। अब बुकनन क्या करता था कि वो जब यात्रा करता था, वो किसी एरिया में जाता था, तो वहाँ की जो स्टोन्स थे, रॉक्स थी, वहाँ की जो लैंड थी, उसको बड़े ही मिन्यूटली जो था वो देखा करता था। और फिर ये जो था प्रीशियस स्टोन्स देखता था, कौन कौन से मिनरल्स हैं उनको देखता था, आयरन और ग्रेनाइट, इन सब का वो पता लगाता था। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो था वो किसको देता था? भूविज्ञानिकों को, वनस्पति वैज्ञानिकों को, चिकित्सकों को जो था वो भेजा करता था। तो वो जब किसी भूदृश्य के बारे में जब लिखता था, किसी लैंडस्केप के बारे में लिखता था, तो वो ये बताता था कि उसने क्या देखा, बल्कि वह यह भी लिखता था कि अगर इस एरिया में हम ये फेरबदल कर दें तो वो एरिया काफ़ी जो है वो प्रोडक्टिव बन सकता है। तो वो वहाँ की सोल को जो था, यानी मिट्टी को बड़ी बारीकी से देखता था कि वहाँ पर कौन कौन सी जो है फसलें उगाई जा सकती हैं, कौन से पेड़ काटे जाएं, किस एरिया को जो है वो कृषि योग्य जो है वो बनाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से बुकनन का मेन मकसद, उसकी जो यात्राओं का मकसद था वो कोई शौक नहीं था, बल्कि उसका ग्रीड था, लालच था। वो तो पैसा कमाना चाहता था, इसलिए वो यात्रा करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एक एम्प्लॉई था। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं था, स्टिल मैंने आपको बता दिया, अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है तो आप लिख सको। ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही है वीडियो, और इसके साथ ही ये चैप्टर जो है वो आपका फिनिश है। तो आप जो कोविड-19 में आप बैठे हो, घर पे बैठे हो, तो बेटे आपको ये बता दूँ कि इस चैप्टर का जो है 30% पोर्शन कट चुका है। तो इसमें हम अमेरिकन सिविल वॉर एग्ज़ाम में नहीं आएगा, महलवाड़ी रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो मैप में नहीं आएगा, दक्खन दंगा आयोग की रिपोर्ट्स जो हैं वो मैप में नहीं आएंगी। तो आपको इसमें ज़मींदार, जोतदार, जो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, और साथ में आपको 5वीं रिपोर्ट, पहाड़ी, संथाल और बुचानन, आपको इस चैप्टर का यही पोर्शन आएगा। ठीक है, होप आपको बच्चे अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।